आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम 55 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले 54 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। दोस्तों अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप लोड कर सकते हैं। दोस्तोर ये थोड़ा सा खास प्रैक्टिस सेट है क्योंकि इसमें मैं डीप से तो बात कर, लेकिन इसमें जो है CRR, SLR, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इस सभी जो टूल्स है इसका यूज RBI करता है और RBI इस टूल्स को यूज करके इन्फ्लेशन को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो इसके बारे में हम लोग एकदम इजी वे में बात करेंगे। दोस्तों इसमें जो है मैथ का 20 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें हम पूरा ट्रिकी से देखेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहे, ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और जहां आपको अच्छा लगे तो वहां से लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन है। अगर वो 5-6 क्वेश्चन आप जान जाते हैं तो आपको इजी वे में आप सही आंसर कर सकते हैं अगर पूछा जाएगा तो। दोस्तों सीरी कलम का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी करवाता है, और इसने क्या किया, तो ये अलाई दरवाज़ा है, तो अलाई दरवाज़ा के भी निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ही ने करवाया था। दोस्तों अलाई दरवाज़ा में सर्वप्रथम जो है लाल पत्थर और संगमरमर का यूज हुआ है, और इसमें जो है चतुष्केंद्रीय मेहराब भी बना हुआ है। दोस्तों इल्तुतमिश को जो है मकबरों का जनक कहा जाता है। तो मकबरों को जनक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने जो है अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का जो है मकबरा बनाया था। दोस्तों अजमेर में जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनका मकबरा भी इन्होंने ही बनवाया है। दोस्तों हौजे शमसी और शमसी ईदगाह जो बदायूं में है, इन्होंने ही बनवाया। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार और फिर कुतुब इस्लाम मस्जिद बनवाया था। दोस्तों मकबरा का युग कहे तो किसको कहा जाता है? तो मकबरा का युग जो है लोदी वंश को कहा जाता है, यानी मकबरों का युग जो है लोदी वंश को कहा जाता है, लेकिन मकबरा का जनक जो है इल्तुतमिश है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो है जमा मस्जिद बनवाया था, कहाँ? फिरोजाबाद में। और सिकंदर लोदी जो है मोठ, एक क्वेश्चन आता है मोठ मस्जिद का निर्माण किसने किया है? तो सिकंदर लोदी ने किया था। और सिकंदर लोदी का मकबरा का निर्माण जो है इब्राहिम लोदी ने किया था। तो यहाँ से 5-6 क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे तो हमेशा के लिए आपको फ़ायदा करेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया है? तो दोस्तों स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्होंने ही जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ही ने किया था। दोस्तों अगर पूछे आपके कि कांग्रेस के पटल पे सबसे पहले कौन यूज किया था स्वराज शब्द का, तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कांग्रेस के पटल पे किया। दोस्तों कुछ अधिवेशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे 1896 का कलकत्ता अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? रहमतुल्लाह सियानी करता है, और वंदे मातरम जो है पहली बार यहीं पे पढ़ा गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन कर रहा था? रहमतुल्लाह सियानी। और दोस्तों अगर जन गण मन पूछ दें तो जन गण मन पहले सबसे पहले कांग्रेस के पटल पे 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, और इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो बिशन नारायण दर ने किया था, बिशन नारायण दर। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक भी नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये जो है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये कहा था, जिसकी अध्यक्षता RC मजूमदार कर रहा था। उसी में जो है ये नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले कर रहूँगा। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम भारतीय महिला कर रहा है तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू। अगर सीधे महिला कहता तो एनी बेसेंट हो जाता। तो ये कब किया था सरोजनी नायडू? 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका आंसर सरोजनी नायडू हो जाएगा।
जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह क्या है? दोस्तों, जापान के योकोहामा शहर में 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जो है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से संबंधित था। किससे? प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से संबंधित था। अगला है कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो दोस्तों, कथा सरित सागर के लेखक जो है सोमदेव है। कौन है? सोमदेव। दोस्तों, और बुक का नाम हम कुछ बोलेंगे, आप इनको याद रखिएगा। दोस्तों, अर्थशास्त्र तो सभी जानते होंगे, कौटिल्य लिखा है। दोस्तों, राज तरंगिणी के बारे में भी हम पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं। 8 गो तरंग है। पहला 3 तरंग किसके इतिहास बताता है, फिर 4-5 कौन किसका बताता है, 2 राजवंश है, तीसरा 6, 7, 8 जो है, ये तीसरा जो लास्ट है वो लोहार वंश के बारे में चर्चा करता है। तो उस सब के बारे में हम पिछला वीडियो में देखे हैं प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, अगर पूछ दे कि महाभाष्य किसने लिखा है, तो पतंजलि लिखा है। फिर मालविका अग्निमित्रम कालिदास का है। दोस्तों, देवी चंद्रगुप्त और मुद्रा राक्षस दोनों विशाखा दत्त ही ने लिखा है। तो देवी चंद्रगुप्त को याद रखना है। दोस्तों, मिच कटिकम जो है क्षुद्रक लिखा है। दोस्तों, 2 किताब है, पृथ्वीराज विजय। कौन है? 2 किताब, पृथ्वीराज विजय, एगो है पृथ्वीराज रासो, एक रासो है। तो इस दोनों किताब में कंफ्यूज नहीं होइएगा। जय लास्ट में है ना, तो इनका जो है जयानक भट्ट थे रचनाकार, जयानक भट्ट थे। और रासो है तो चंद्रबदाई हो जाएगा, रासो तो चंद्रबदाई, तो ये याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? दोस्तों, सिर्फ भारत में क्या है, तो कामेट जो है इसमें उत्तराखंड में पड़ता है, ये भारत में है। इसकी ऊंचाई जो है 77-56 मीटर है। दोस्तों, नमचा बर्मा कहाँ है? तो नमचा बर्मा चीन में है। नमचा बर्मा कहाँ है? चीन में है। और मकालू जो है, मकालू नेपाल और चीन के बॉर्डर पे है। मकालू नेपाल और चीन के बॉर्डर पे। दोस्तों, अन्नपूर्णा जो है नेपाल में है। और नंदा देवी तो आप जानते हैं कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में है, उत्तराखंड में। अगला है, भारतवर्ष का नूनामाती तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो दोस्तों, नूनामाती तेल शोधक कारखाना जो है असम में स्थित है। कहाँ? असम में। दोस्तों, डिगबोगोई तेल शोधक कारखाना भी असम में ही है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में हुआ था डिगबोगोई का। भारत में जो है 23 तेल शोधक कारखाना है। कितना? 23। आप सभी को एक बार जरूर देख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर गुजरात में स्थित है। कहाँ है? जामनगर गुजरात में। नूनामाती तेल शोधक कारखाना जो है 1 जनवरी 1962 को, कब? 1 जनवरी 1962 को किया गया था। अगला है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? पीली क्रांति है। दोस्तों, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण पीली क्रांति है। रागी को जो है गरीबों का दूध कहा जाता है। दोस्तों, नवंबर 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? 2004 में, इसको याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। तो किसान आयोग की कब गठन हुआ? नवंबर 2004 में। अगला है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम जो है केरल में है। यहाँ प्रति 1000 30 है, 30 प्रति 1000 बच्चा का मृत्यु होता है। अब भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य भी केरल है। बाद में सबसे उच्च जीवन स्तर केरल का ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो कौन सा ग्रह? तो दोस्तों, बृहस्पति। और ये सबसे बड़ा ग्रह भी है। दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगर दूसरा छोटा ग्रह पूछ दे तो मंगल है। इसके बाद क्या है? शुक्र है। इसके बाद पृथ्वी है, फिर वरुण है और अरुण है, फिर शनि है, बृहस्पति है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है ये बृहस्पति है। दोस्तों, इसके बड़े आकार के कारण जो है इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। क्या? तारा सदृश। इसको जो है मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। दोस्तों, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक क्या कहलाता है? तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। यानी मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी हो,
बेरोजगार भी हो तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। अगला है बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। तो किसको बढ़ाने पर कम हो जाएगा? तो दोस्तों ये क्या है, CRR को कम कर दिया जाए तो बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। यानी बैंक रेट कब बढ़ाता है? जब CRR अधिक हो जाए। अगर हम इसको कम ही कर देंगे तो बैंक दर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसका हम कॉन्सेप्ट, दोस्तों अभी हम CRR SLR की बात करेंगे। तो देखिए दोस्त, CRR SLR क्या होता है? जैसे यहाँ पे माने आम पब्लिक है, तो आम पब्लिक के पास क्या होता है? सेविंग अकाउंट होता है या करेंट अकाउंट होता है। तो ये दोनों जो है ये बैंक में डिपॉजिट करता है, ये बैंक हो गया। और एक जो होता है क्या, लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ जो है, लायबिलिटीज़ जो क्या करता है, इसमें पैसा डिपॉजिट करता है बैंक में। और बैंक जो है क्या करता है, ये RBI से लिंक रहता है और फिर ये लोन देता है ये बैंक। तो दोस्तों जैसे CRR जो होता है ये बैंक का लगभग 4% जो है RBI के पास जमा करना होता है। और SLR जो होता है ये अपने का 19.5% ये जमा करना होता है। किस रूप में? गोल्ड के रूप में चाहे करेंसी के रूप में, किसी रूप में जमा करता है। ये 4% हो गया, 19.5%। तो मान लीजिए बैंक का कुल पूंजी जो है 100 करोड़ का है, तो इसमें 4% जो है ये क्या हो गया, CRR हो गया, और 19.5% जो है SLR हो गया। इसके बाद जो पैसा बचेगा 76.5%, तो 76.5% को ही लोन के रूप में देगा। तो ये जो है ये 76.5% लोन हो गया। तो CRR समझ गए, जो खुद का 4% RBI के यहाँ जमा करता है। SLR जो है ये खुद 19.5% तक खुद का जमा करता है, क्या है, सिक्योरिटी के लिए। अब देखिए अगर हम CRR और SLR को बढ़ा दें तो क्या होगा? जब हम CRR और SLR को बढ़ा देते हैं, CRR SLR को जब हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ये मान लीजिए 4% है तो 6% कर दिए, ये मान लीजिए 19% है तो 25% कर दिए, तो 31% तो इसको खुद जमा हो गया। तो इसका बचा कितना? 69%। ये अब कम बच रहा है तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो क्या होगा? लोन कम लोग लेगा, लोन कम लेगा तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम होगा तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि स्पेंडिंग कम हो रहा है। तो डिमांड जब कम होगा तो क्या होगा? प्राइस घट जाएगा। तो इस तरह से RBI जो है अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो CRR और SLR दोनों को इंक्रीज कर देता है, ताकि मार्केट में पैसा कम जाए तो प्राइस नीचे आ जाए। तो इस प्रकार से जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया कहते हैं। तो रेपो रेट जो होता है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू RBI, यानी बैंक प्रोवाइड कोलेटरल। दोस्तों रेपो रेट को जो है रिपर्चेज ऑप्शन भी कहते हैं, यानी एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड RBI। बैंक प्रोमिस टू रिपर्चेज जी सिक्योरिटी आफ्टर रेपो पीरियड। तो दोस्तों रेपो रेट जो होता है, मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक को कुछ पैसा की ज़रूरत है, तो कॉमर्शियल बैंक को कुछ पैसा की ज़रूरत है, तो ये जो है RBI इसको पैसा देता है और इस पर रेट लेता है, तो इसी को जो है रेपो रेट कहते हैं। और ये 1 रात के लिए होता है या 7 दिन के लिए होता है। दोस्तों रिवर्स रेपो रेट जो होता है, क्या होता है? अगर बैंक से RBI पैसा ले ले तो इस पर जो है बैंक को RBI रेट देता है, उस रेट को जो है रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो इस तरह से जो है अगर RBI चाहे तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, ये सभी टूल्स को यूज करके मार्केट के इन्फ्लेशन को कम कर सकता है। तो ये सब जो है SLR, CRR, फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आप बढ़िया से समझ कर और इससे जो भी क्वेश्चन बनता है आप ज़रूर लगाइए, ताकि कभी भी ये क्वेश्चन इससे पूछा जाए तो आप ज़रूर सही कर सकें। देखिए इसमें क्वेश्चन है 13 नंबर का, आप समझ गए होंगे। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा, यानी कब जो है बैंक दर अपना इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगा तो CRR कम हो जाएगा। तो अगर हम
आरबीआई सीआरआर को कम कर देगा तो क्या होता है, बैंक के पास पैसा ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा पैसा रहेगा तो इंटरेस्ट क्यों बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इसको तो मार्केट में सप्लाई करना है, लोन देना है, तो कम रेट रखेगा तब ना लोन देगा। तो सीआर को कम कर देंगे तो बैंक रेट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगला है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो दोस्तों भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों भारतीय नियोजन समिति की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1938 में हुआ था और इसका अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और किया किसने था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने ये 1938 में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने ये नियोजन समिति की स्थापना 1938 में किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसकी अध्यक्षता बनाई गई थी। दोस्तों केसी नियोगी की अध्यक्षता वाले सलाहकारी बोर्ड के सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना किसके सलाह पे की गई थी? तो केसी नियोगी की अध्यक्षता वाले सलाहकारी बोर्ड के सिफारिश पर की गई थी, केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो किस भाग में? तो दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन 1976 का भाग 4 के ए में ये मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और ये कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ से लिया गया है। इसका डी हो जाएगा 4 के ए। अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को जो है पारित हो गया। तो 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किया और अगले साल 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया। अगला है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो दोस्तों ये उपाध्यक्ष को करता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा कहाँ पे है? आर्टिकल 93 में है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनाने के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है वो बोल रहा है। तो अधिगृहित संपत्ति होना ये आवश्यक नहीं है। बाकी बात क्या है, जो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है उसमें जो है वंशानुक्रम जन्म देशीकरण से जो है ये नागरिक आप बन सकते हैं। और ये कहाँ है? तो दोस्तों ये भारत में जो है ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, माने ब्रिटेन से लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों IMF का कब स्थापना हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? वाशिंगटन DC है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? तो कौन नहीं साझा करता है? तो दोस्तों ये त्रिपुरा जो है तीनों ओर से भूटान से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला है, राजधानी है तो नाइजर की राजधानी क्या है? नियामी है। सूडान का तो खार्टूम है। मंगोलिया का तो उलानबटोर है। यूक्रेन का कीव है। अगला है, फोरसम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फोरसम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। दोस्तों स्टाइमी, टी, पुट, हॉल, लाई ये गोल्फ से संबंधित है। और शतरंज से क्या है? बिशप है, चेकमेट है, पॉन है। चेंज एक्टिव चेजर ये खो खो से संबंधित है। होम, डायमंड, पिचर, होम रन ये सब जो है बेसबॉल से संबंधित है। अगला है, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये नेपाल में है और इसमें जो है 900 मेगावाट बिजली क्षमता करने की परियोजना है। और ये नेपाल के धलकेबर से भारत के मुजफ्फरपुर तक भेजी जाएगी इससे विद्युत। और नेपाल सरकार ने इस परियोजना का गठन कब किया गया था? 1992 में किया था, लेकिन पर्यावरणीय संबंधी चिंताओं और विरोध के फलस्वरूप जो है परियोजना रुकी हुई है। अगला है, नागालैंड से अफस्पा को वापस लेने पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन थे? तो कुछ दिन पहले की बात है, अजय कुमार भल्ला है। अगला है, शब्बीर खान हुसैन को किस नाम से जाना जाता है?
तो किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन में विवेक जोशी होगा, क्योंकि नागालैंड से अफस्पा यानी AFSPA को वापस लेने पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार जो है विवेक जोशी की अध्यक्षता में माने समिति की गठन किया है। अगला है शब्बीर खान हुसैन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है ब्लड मैन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित राजनीतिक दलों के स्थापना वर्ष का मिलान बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1885 में हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है 1980 में हुआ। और बहुजन समाज पार्टी 1984 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में। अगला है किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? किन दो बैंकों का? तो विजया बैंक और देना बैंक। अगला है निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा भेजा गया मून लैंडर लूना 25 हाल ही में चांद पर भेजा गया है और सफल भी हो गया? रोस्कोस जो रूस का है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समुद्री ऐप। अगला है हाल ही में यूक्रेन में संघर्ष के बारे में गलत जानकारी देने के लिए रूसी अदालत ने गूगल पर कितने मिलियन का हिसाब लगाया है? तो कितने मिलियन का? तो 3 मिलियन रूबल का हिसाब लगाया है। अब हम लोग विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान का, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो कौन सा है ये? तो ये जो है ये प्लाज्मा झिल्ली है, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगला है मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो किस मापन का? तो कैलोरी का। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारी के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो मूल इकाई जो है जाति है। कौन है? जाति। अगला है मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सृजित हो सकता है, तो कौन है? तो ये जिगर है, जिसको लीवर कहा जाता है। ये विकसित और सृजित होता है और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है और जिसका वजन जो है 1.5 से 2 किलोग्राम होता है, किलोग्राम। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो ये एड्रेनालाइन है। इसी को जो है फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, एड्रेनालाइन को। 4S हार्मोन भी इसी को कहते हैं। अगला मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वो किस रोग का शिकार हो जाती है? तो किस रोग का शिकार हो जाता है? तो हैजा फैल जाएगा। अगला है निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता है जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? तो ये जो है HIV एड्स है। अगला है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित होता है। तो क्या निहित होता है? तो ये काइनेटिक एनर्जी निहित होता है। अगला है जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो उसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। तो किस चाल पे यात्रा करना कहा जाता है? पराध्वनिक चाल पे। अगला है जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है परभासी कहते हैं। अब दोस्तों पारदर्शी किसको कहते हैं? जिससे हम लोग देख सकते हैं। जैसे क्या होता है, जिससे हम लोग देख सकते हैं, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, कांच हो गया, ये पारदर्शी है। और परभासी क्या है? चिकना कागज, घिसा कांच आदि जो परभासी। किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निम्नलिखित इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति जो है वक्ता केंद्र पे ही होगी। अगला है निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? तो किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? तो ये बल और दाब का जो है समान नहीं होता है, क्योंकि बल का SI मीटर क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं। दाब का SI मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है। बाकी बात चाल वेग का समान होता है, दूरी और विस्थापन सेम होता है, कार्य ऊर्जा का भी सेम होता है।
अगला है अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुइकता कहते हैं। अगला डैश की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है, किस क्रिया द्वारा? तो अपचयन की क्रिया के द्वारा। दोस्तों अपचयन में क्या होता है? अपचयन में ऑक्सीजन का जो नंबर होता है वो कम हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है। अपचयन यानी रिडक्शन जिसको बोलते हैं। तो सल्फाइड आयन क्या होता है? रिडक्शन होता है इसमें। इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? तो कौन सा विलयन? तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है, तो ये नीला कर देगा। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्व को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो लेंथेनाइड कहा जाता है। अगला है एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलपीजी का पूर्ण रूप जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ब्यूटेन और प्रोपेन जो है इसका मिश्रण होता है। अगला है वनस्पति पदार्थों को खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी का है। जिस अभिक्रिया में दोस्तों उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला है ग्लिसरॉल को डैश के साथ मिलाने पर लिपिड बनता है। किसके साथ? तो वसी अम्ल के साथ मिलाने पर जो है लिपिड बनता है। भारी जल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? ये नाभिकीय शक्ति उत्पादन यंत्र से संबंधित है। दोस्तों भारी जल का उपयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक क्या होता है? यानी न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ऐसा जल जिसमें 99% से अधिक अणु DTO होता है उनको भारी जल कहते हैं। तो भारी जल का फॉर्मूला होता है DTO। दोस्तों क्वेश्चन है मैथ का कि ए बी और सी दक्षता का माने इफिशियंसी का अनुपात 2-3-5 है। वो एक कार्य को साथ मिलकर 6 दिन में कर लेता है। तो दोस्तों 6 दिन में जब पूरा कर लेता है तो टोटल काम मालूम हो जाएगा, क्योंकि 3 2 5 6 11 11 गुने 6 3 इफिशियंसी कितना है? यानी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 6 दिन में 12 काम करेगा। 3 दिन में कितना? 18 और 5 दिन में 30। तो 30 18 48 और 12 60, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम 60 हो जाएगा। और ये अकेले उस कार्य को 20% भाग में, तो 20% भाग क्या होगा? 20/100 यानी 12 हो जाएगा। तो 12 काम जो है ये कितने दिन में करेगा? तो एक एफिशिएंसी यहाँ कितना है? 2 दिन है, तो 12/2 यानी 6 दिन में करेगा। अगला है साइन स्क्वायर 20 साइन स्क्वायर 70 माइनस इतना। देखिए दोस्त साइन स्क्वायर 70 को हम लोग कॉस स्क्वायर 20 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया। 1 tan 45 का मान भी 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 हो गया, तो 0 हो गया। सेक 60 का मान 2 होता है, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त यहाँ पे 2 क्रमिक छूट है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। मान लीजिए 100 में है तो 100 गुने 25/100 हो जाएगा, फिर 85/100 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा? 612। तो देखिए 25 × 75 2500 का 100 17 5 से ये कितना हो जाएगा? 20 और 17 से ये कट जाएगा, और इस तरह से एक का वैल्यू जो है 960 आ जाएगा। क्रमिक छूट है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखिए एक से किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्याओं को 88 से विभाजित है। तो देखिए यहाँ 11 गुने 8 है, 11 8 88, यानी 11 से विभाजित होना चाहिए, 8 से भी विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 11 से विभाजित कब होता है? जब एक प्लेस ऑड प्लेस पे इसका अंतर 0 हो, 11 हो, यानी 11 का मल्टीपुल है। तो मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो 6 एक 7 हो गया, और 7 + x + 8 यानी 15 + x, अंतर कितना है? 9 3 12 और 12 + 0 12, यानी ई 11 के बराबर होना चाहिए, 11 का मल्टीपुल होना चाहिए। 0 रखेंगे तो आंसर नहीं आ रहा है, तो 11 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? x + 3, इधर 11 चला जाएगा, 11 - 3 तो 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 रख के देखेंगे तो देखिए लास्ट के 3 अक्षर भी 8 से कट रहा है और 11 से पूरा भी कट रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्त a³ + b³ फॉर्मूला क्या होता है? a + b को होल क्यूब बराबर क्या होता है? a³
प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ ही करना है, तो ए प्लस बी का क्यू कितना 125 हो जाएगा। इधर इसको ले आइए तो -3ab, तो 3 × 9 हो गया, 5 है ए प्लस बी का, तो 45। तो 125 में से 45 गया तो कितना हो जाएगा 80। तो ए क्यू प्लस बी क्यू। दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए नॉर्मल तो सब याद रखता है। जैसे इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस माने 3 गो वाला, ये तो सब याद रखता है। लेकिन एक विशेष फार्मूला है इसका, ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, बड़ा ब्रैकेट शुरू करेंगे छोटा से करेंगे, फिर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस जो है -3 इंटू ये पूरा आ जाएगा ए बी बी सी सी ए। अब छोटका ब्रैकेट बंद बड़का ब्रैकेट बंद। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6 है। ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 × 36 हो जाएगा। अब -3 ये तो निकालना ही है, तो -x मान लीजिए 3x, ये पूरा का वैल्यू x मान लेंगे। तो इतना बराबर कितना दिया 126। ए प्लस बी प्लस सी इधर आएगा तो 6 हो गया। अब बराबर ये स्क्वायर है तो 36 - 3x, इसको पूरा को x मान लेते 3x हो गया। अब देखिए 6 से काटे 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 21 हो गया। तो इधर आ जाएगा तो 3 इंटू पूरा को x माने हैं तो 36 - 21 हो गया, कितना हो जाएगा 15। 3 से भाग दे दीजिए, 3 × 5 = 15, तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो आप किस फार्मूला को याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, बहुत कम स्टूडेंट जानता है। ए प्लस बी प्लस सी, छोटका ब्रैकेट बंद, आप बड़का ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर -3 ए बी बी सी और सी ए, ये बड़का ब्रैकेट फिर बंद। इस फार्मूला पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 24% वृद्धि हो गया, यानी पहले 100 था अब 124 हो गया, लेकिन इसको खर्चा करना है 18% की वृद्धि के साथ। तो यहाँ इसको खर्चा कितना करना है 118। तो देखिए यहाँ 124 हो रहा है, 118 है, तो कितना कम करना है तो 6 कितना में 124 में। ऐसा क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही बनाया गुने 100। तो इसको काटिएगा तो 4.8 आ जाएगा। माने इसमें जो है बहुत अच्छा ट्रिक है, 100 से 124 हो गया, लेकिन इसको खर्चा कितना करना है माने 18% वृद्धि के साथ। तो 118 यहाँ पे लिख देंगे, और इसका डिफरेंस कितना है 6 का। अब क्रयमूल का काम 124 हो जाएगा, तो 124 गुने 100, तो 3 हो गया, 64 हो गया। इस तरह से काटेंगे तो 4.8 आ जाएगा। दोस्तों ये भी फार्मूले पे है, देखिए इसमें दिया है ना ABCD और DEF 2 त्रिभुज है, तो ABCDE और EF दोनों सर्वांग भी है। तो देखिए ये भी कितना दिया है 6 दिया है, ये 10 दिया है और ये 8 दिया है। हमको पूछा है क्या DEF ये पूछा है, और इसका एरिया का रेशियो जो है ये दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि 4/9 बराबर क्या हो जाएगा, नीचे क्या था 8 था BC बटे DF, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएं 2 × 4 = 8, यानी DF बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला को पिलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले कितना बनाया जा सके। तो गोले का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr3। तो r कितना है 4 का क्यूब बराबर 4, मान लीजिए n संख्या बना, तो n गुने 4/3 गुने पाई गुने 2 का क्यूब। तो 4/3 पाई दोनों कट जाएगा। अब 4 का क्यूब बटे 2 का क्यूब है, तो 64/8 है, तो यानी संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर ये फार्मूला पे है दोस्तों, वो फार्मूला जो हम बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसमें ABC का ही A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का मान नहीं निकालना होगा। देखिए A प्लस B प्लस C बड़का ब्रैकेट शुरू, फिर A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर -3 इंटू ये पूरा। तो देखिए तो इतना का वैल्यू निकालना है, तो 7 बड़का ब्रैकेट शुरू
ए प्लस बी प्लस होल स्क्वायर तो 49 हो गया, माइनस 3ab, 3ab BC CA तो -3 हो जाएगा। तो 49 में से 3 गया तो कितना 46 गुने 7 तो गुना कीजिएगा तो 322 आ जाएगा। ये भी फॉर्मूला पे है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर जो है क्या होता है, ए माइनस बी का क्यूब हम प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, इस पे बैठाएंगे तो 5 का क्यूब 125 आप प्लस 3ab तो 3 दूना 6, ए माइनस बी 5 30 तो 30 हो जाएगा। तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो 30 और 25 55 तो 155 आंसर आ जाएगा। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी सी एक चाप है। देखिए इसका बनेगा जैसे ये त्रिभुज वृत्त हो गया, यहाँ पे ये बना रहा है 140 डिग्री, कह रहा है 140 डिग्री बन रहा है किस पे, ए बी पे। वृत्त का केंद्र ओ है तो ये हो गया 140 डिग्री कोण बनाते हैं जीवा ए बी। तो जीवा ए बी हम ले लिए यहाँ, ए बी को पी तक बढ़ाया गया, पी तक बढ़ाया गया, ए है बी है। देखिए दोस्त ये यहाँ से यहाँ देखिए एक होता है कि केंद्र पे बना हुआ कोण का आधा जो है परिधि पे बना कोण है, तो ये 70 हो जाएगा। तो 70 आमने सामने का 180 डिग्री होता है तो ये 110 डिग्री हो जाएगा ये कोण, ऐसे मिला देंगे तो 110 हो गया ये, 110 फिर ये दोनों 180 डिग्री होता है तो 180 में से 110 गया था 70 हो जाएगा। अगला ए से किस मान के लिए 7 अंक के इतना 72, तो 9 8 72 होता है, तो 9 8 72 होता है। तो देखिए 9 कब 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 0 होगा, माने कट जाएगा जब सबका समेशन 9 से विभाजित हो जाए। तो 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 6 24, 24 5 30, 30 से नहीं कट रहा है तो 9 9 3 27, 9 4 36, तो इसमें कितना रखेंगे 7 रखेंगे। तो देखिए 7 2 9 कट जाएगा, 5 6 5 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 5 27, ये भी कट जाएगा। और लास्ट में 3 अंक भी कटना चाहिए तो 7 8 से भी कट रहा है तो 7 आंसर हो जाएगा। ABC की दक्षताओं इतना है, 9 दिन में काम पूरा करता है। तो 5 3 8 2 10, 10 गुने 9 90 काम हो गया टोटल, 5 3 8 2 10 90 काम हो गया टोटल। सी के लिए 40%, तो 40/100 सी कह रहा है तो सी का दक्षता कितना है 3 है बटे 3, तो 00 से 00 कट गया, 3 3 9, 12 दिन में पूरा कर लेगा। 40 विद्यार्थियों की कक्षा 60% लड़कियां है, तो 60% लड़कियां है और 40 को विद्यार्थी है तो लड़की की संख्या कितना हो जाएगा, तो लड़की की संख्या 60% का क्या होगा 24 हो जाएगा। तो 24 औसत कितना है 72, 24 गुने 72, 24 गुने 72 और प्लस बचिया कितना 16 गो लड़का, अंकों का औसत 54 है तो 54 अब बटे 40, इसको आपको कीजिएगा तो 64.8 आ जाएगा, इसका डी हो जाएगा। अगला है 2 वस्तुओं के प्रत्येक में 975 रुपया में बेचने पर। देखिए दोस्त इसमें क्या करेंगे 30% का लाभ हो रहा है तो 30 को भिन्न में चेंज करेंगे तो 10 से 13 हो जा रहा है। फिर दूसरा है 25% का हानि, तो 1/4 तो 4 से 3 हो रहा है। इसका जो है सेलिंग प्राइस सेम है तो यहाँ 13 है यहाँ 3 है तो सेम करेंगे 13 से यहाँ 3 से यहाँ, तो 10 30 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इसका। आप बेचा कितना 13 39, 9 39 में, यहाँ 13 से 52 हो, आप बेचा कितना 39 में, तो यहाँ 9 रुपया फ़ायदा हो रहा है। यहाँ कितना, तो दोनों सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आ गया कितना 72 52 और प्लस 30 82 हो गया, और 39 दूना 78, यानी सेलिंग प्राइस 78 है और कॉस्ट प्राइस 82 है। तो कितना कम हो रहा है हानि, तो 4 हो रहा है कितना में, कॉस्ट प्राइस तो 82 है, 82 गुने 100, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको काट कूट करेंगे तो 4.9 आंसर आ जाएगा, हानि हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं ABC अनुपात, AB अनुपात कितना है 2:5, BC अनुपात क्या है 4:3, यानी हम BC में इसको कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 20 और 15, 8 20 15, ये सी आंसर हो जाएगा। अगला है एक व्यक्ति अपने समान गति से तो 20 मिनट के, देखिए दोस्त
मैंने पहले 5 था अब 3 कर दिया, तो ये स्पीड का चाल है। तो टाइम का उल्टा हो जाता है, तो 3 और 5 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस कितना है, 2 है, लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है, 20। तो 2 का वैल्यू 20 है, तो 1 का वैल्यू 10 हो गया। तो 10 से 30, पहले 30 मिनट लगता था, 50 मिनट लग रहा है, तो 30 मिनट आंसर हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस सेम रहे तो स्पीड का रेशियो अपोजिट हो जाता है टाइम के रेशियो। तो 5 से 3 हो रहा है, तो 3 से 5 समय लगेगा। यहाँ डिफरेंस कितना है, 2 का, ऐसे डिफरेंस कितना हो रहा है, 20 मिनट का। तो 1 का वैल्यू 10 हो गया, तो 3 का वैल्यू 30 मिनट होगा। इसको सरल करना है तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो गया। साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो गया। तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा कॉट थीटा, अलग अलग कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई इतना है और 800 प्रति मीटर स्क्वायर दर से बिछाना है, तो इसका लागत कितना हो जाएगा। तो एरिया निकाल दीजिए, 5.5 गुने 3.75 गुने 800, इतना खर्चा हो जाएगा। तो 16,500 रुपये आएगा आंसर। दोस्तों रीजनिंग का आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा। तो इसका 71 का क्या होगा, 71 का बी आंसर है। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूना 16, ये हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा, तो टोटल 32 हो जाएगा। इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, 73 का आंसर जो है कितना हो जाएगा, 73 का आंसर डी हो जाएगा। 74 का आंसर जो है ए हो जाएगा। 75 का आंसर ए। 76 का आंसर क्या हो जाएगा, 76 का आंसर जो है सी हो जाएगा। 77 का सी हो जाएगा। 78 का जो है 78 का सी हो जाएगा। 79 का डी हो जाएगा। 80 का ए हो जाएगा। 81 का ए हो जाएगा। 82 का बी हो जाएगा। 84 का डी। 85 का सी। 86 का जो है 86 का बी हो जाएगा। 87 का सी। 88 का डी। 89 का डी और 90 का सी। तो 90 का सी आंसर है। अब हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वैध सॉफ्टवेयर विकास मॉडल नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है ये वित्तीय मॉडल नहीं है, बाकी बात सरफिल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल और रैड मॉडल, ये तीनों है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको डेटाबेस के साथ प्रयोग करते हैं। तो डेटाबेस के साथ किसको प्रयोग करते हैं, तो डाटा माइनिंग का प्रयोग करते हैं। एक वितरित डाटाबेस में क्या बहुउद्देशीय उपयोग का समर्थन करता है। तो दोस्तों ये जो है ये समरूपता नियंत्रण को समर्थन करता है। अगला है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक को कहते हैं। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन है, तो परम 10,000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और इसका जनक कौन है, तो इसका जनक जो है ये विजय भटकर है। अगला है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। तो दोस्तों एक डिजिटल घड़ी में जो है एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। निम्न में से सूचना इन्फॉर्मेशन के गुण हैं, तो क्या गुण है, तो इसमें से जो है अर्थपूर्णता, संक्षिप्तता और यथार्थ माने सही होना चाहिए, सभी होना चाहिए। डेटा का एक वचन क्या है, तो दोस्तों डेटा का एक वचन जो है ये डेटम है, डेटम। अगला है, निम्न में से रोम का पूरा नाम क्या है, तो रोम का पूरा नाम जो है रीड ओनली मेमोरी है। निम्नलिखित में से पेन ड्राइव का उदाहरण क्या है, तो दोस्तों पेन ड्राइव का उदाहरण जो है ईप्रोम है। अगला है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो सबसे अधिक प्रयुक्त कीबोर्ड है। अगला है, कंप्यूटर के हिस्से को क्या कहते हैं, दोस्तों कंप्यूटर के हिस्से को जो है ये हार्डवेयर कहते हैं। अगला है, कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामों का दूसरा नाम जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अगला है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को डैश कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं।
अगला है निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंक पैड लैपटॉप का संबंध है? तो किस कंपनी के साथ है? तो IBM के साथ है। क्वेश्चन है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग कहते हैं। अगला है कंपाइलिंग डैश क्रिएट करता है? तो कंपाइलिंग जो है ये एरर फ्री प्रोग्राम करता है। अगला है लिंकर क्या है? तो दोस्तों लिंकर जो है एक सॉफ्टवेयर टूल्स है। अगला है सी में साइज ऑफ का क्या है? तो सी प्रोग्राम में साइज ऑफ का क्या मतलब होता है? तो साइज ऑफ का मतलब जो होता है संचालक। अगला है 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 टेराबाइट जो है किसके बराबर होता है? तो 2 के पावर 20 मेगाबाइट के बराबर होता है। वेबसाइट का कलेक्शन है? तो वेबसाइट का कलेक्शन कौन है? वेब पेज है। अगला है अब झारखंड से 40 क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है ग्रामीण छात्रों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बुक बैंक की तर्ज पर कंप्यूटर बैंक की शुरुआत कहाँ के सांसद के द्वारा किया गया है? तो ये जो है रांची के सांसद के द्वारा किया गया है। झारखंड के किस शहर में देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है? तो किस शहर में? तो रांची शहर में। अगला है नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन ओलंपियाड 2021-22 में झारखंड के किस खिलाड़ी ने पदक हासिल किया है? तो किस खिलाड़ी ने? तो अथर्व अक्षत ने पदक हासिल किया है। अगला है झारखंड के साहित्य और साहित्यकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है वो बताएं। फर्स्ट है नागपुरी लोक कथा में कहावत, मुहावरों और पहेलिया का व्यापक समावेश है जिसमें सांस्कृतिक विश्वास, प्रतीक और मान्यता के भाव संपोषित होते हैं। तो सही है, ये फर्स्ट सही है। अगला है नागपुरी शिष्ट साहित्यक जिसके अंतर्गत गीत, कविता, कहानी और उपन्यास संस्करण आदि आते हैं। तो दोनों सही है, 1 और 2 सही है। अगला है गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ? तो इसका आरंभ कब हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 2002 को हुआ था। शाहपुर चांदनी किला, रोहिल्लो का किला और विश्रामपुर का किला किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों किस जिले में? तो पलामू जिला में स्थित है। अगला है झारखंड विधानसभा में मनोनीत प्रथम सदस्य कौन थे? तो प्रथम मनोनीत सदस्य जो है जोसेफ पेचेली ग्लोस्टिन थे। अगला है राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड को तिलका माझी ने किस तिथि को अपने तीरों से मार गिराया था? तो किस तिथि को? तो 13 जनवरी 1784 को जो है ये तीर से मार गिराया था। दोस्तों क्लीवलैंड की मृत्यु का समाचार पाकर अंग्रेज अधिकारियों में भय का वातावरण छा गया था। अगला है सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है? तो दोस्तों सिकनी कोयला परियोजना जो है झारखंड के लतहार में स्थित है। अगला है झारखंड राज्य के गठन के बाद निम्न में से किन नए अनुमंडल बनाया गया? तो नया अनुमंडल कौन कौन बना है? तो नया अनुमंडल जो है बुंडू, चांडिल, रंका, जगन्नाथपुर और महुआ डांड बना है। ये जो है 5 जो है ये अनुमंडल बना है नया। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो अंतिम संस्कार के लिए जो है बैद्यनाथ मंदिर उपयुक्त माना जाता है। वह जनजाति जिसकी ओल चिक्की स्क्रिप्ट के नाम वाली अपनी स्क्रिप्ट है, तो कौन है जनजाति? तो यह संथाल जनजाति है। अगला है निम्न में से कौन सा गोत्र कुरुख के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा गोत्र? तो ये उरांव का जो गोत्र है कुरुख के नाम से जाना जाता है। अगला किस साल में मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों 1942 ईस्वी में मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था। कब? 1942 में। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते हैं? तो किस क्षेत्र से आते हैं? तो खरसावा क्षेत्र से आते हैं। अगला है झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ? तो झारखंड में दूसरी बार जो है जून 2010 में लागू हुआ। झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। अगला है बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये 1964 में स्थापित हुआ और 72 में इसमें उत्पादन शुरू हो गया। अगला है और रूस के सहायता से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? तो
तो कौन सा प्रमुख बीज है, तो सरसों का प्रमुख बीज जो है झारखंड में उगाया जाता है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, तो कितने औद्योगिक में, 4 औद्योगिक क्षेत्र में। अगला है, झारखंड की किस नदी को तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है, किस नदी पे, बराकर नदी पे। अगला, दुमका अनुमंडल के तहत कितने ब्लॉक हैं, तो कितने ब्लॉक हैं, तो 10 ब्लॉक है। गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले को काटकर बना था, तो किस जिले को काटकर, तो पलामू जिले को काटकर जो है 1991 में गढ़वा जिला का निर्माण हुआ था और इसका क्षेत्रफल जो है 4493 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर जो है ये पारसनाथ पहाड़ी है। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो रांची में स्थित है। अगला है, आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सबसे बड़ा शहर जो है जमशेदपुर है। अगला, झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था, 1908 ईस्वी में जोड़ा गया। अगला है, झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था, तो पहला पावर स्टेशन जो है तिलैया में स्थापित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो हल्दी घाटी के नाम से कौन जाना जाता है, तो हल्दी घाटी के नाम से जो है ये कोरम्बो को जाना जाता है, कोराम्बे को। अगला है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित सबसे बड़ा है, तो कौन सा संरक्षित सबसे बड़ा है, तो ये पलामू। 1991 में बोकारो में की स्थापना धनबाद जिले को कितने ब्लॉक से की गई थी, तो कितने ब्लॉक से, तो 2 ब्लॉक से की गई थी। अगला है, झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया गया था, तो सर्व शिक्षा अभियान किसके द्वारा लागू किया गया था, ये जो है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा लागू हुआ था। अगला है, दलमा वन जीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्रों में फैला है, तो कितना क्षेत्रों में फैला है, तो ये 195 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। भारत का कौन सा राज्य भारत के कोयला संसाधनों में नंबर 1 स्थान रखता है, तो कौन सा, तो यही झारखंड है। अगला है, कोडरमा और हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो किस खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, 1899 में संथाली भाषा में प्रकाशित संथाल इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किसने किया था, तो किसने प्रकाशित किया था, कैपवेल ने 1889 में स्थापित किया था। निम्न में से किसने कुरमाली भाषा का प्रथम शोध किया था, तो कुरमाली भाषा का प्रथम शोध जो है नंद किशोर सिंह ने किया था। झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म का नाम क्या है, तो झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है रांची में स्थित है। ऑनलाइन नक्शा पास करने वाला झारखंड का पहला पंचायत है, तो ये बुंडू है। तो चलिए दोस्त, इतना ही, थैंक यू।